अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट रिसर्च इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। कुछ रिसर्च के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ जो है वो स्टैट के एमसीक्यूज़ भी हैं। रिसर्च में स्टैट भी आता है, तो पहले हम वो देखेंगे स्टैट के एमसीक्यूज़ जो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ वो हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो क्लासिफाइज एज। ठीक है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन थी उसको गैशियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, ये इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि गैशियन ने इसको डिस्क्राइब किया था। ठीक है, इसको डिस्कवर किसने किया था? गैशियन ने किया था। इस वजह से इसे गैशियन क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। ठीक है, नेक्स्ट है कि कंसीडरिंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नॉर्मल ही है। द स्प्रेड इज इंक्रीज एंड हाइट ऑफ द कर्व इज डिक्रीज। याद रखिएगा, जब स्प्रेड इंक्रीज हो रहा हो और हाइट ऑफ कर्व डिक्रीज हो, ठीक है, तब स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू जो होती है वो लार्ज होती है। नेक्स्ट देखें, तो ये एमसीक्यू याद रखिएगा, जब स्प्रेड इंक्रीज हो, हाइट ऑफ कर्व डिक्रीज हो, तो क्या होता है? लार्ज वैल्यू होती है स्टैंडर्ड डेविएशन की। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अराउंड द सेंटर वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन द एक्सटेंट टू विच वैल्यू डिपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज क्लासीफाई एज स्क्यूनेस। ठीक है, स्क्यूनेस क्या होता है? एसिमेट्रिक जो कर्व होता है उसको स्क्यूनेस कहते हैं। ठीक है, उसकी सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। फिर नेक्स्ट है, इफ़ द वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन म्यू। एक्स यहाँ पे क्या है? मीन है किसका? सैंपल का। लेस देन किससे है? पॉपुलेशन के म्यू से, मतलब पॉपुलेशन के सैंपल से, पॉपुलेशन के मीन से। तो द स्टैंडर्ड नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देन, जब ये चीज़ होती है किस एक्स माइनस म्यू हो, मतलब सैंपल का मीन माइनस कम हो, लेस हो किससे? पॉपुलेशन के मीन से। फिर जी स्टैटिस्टिक नेगेटिव होता है। ठीक है, दोनों ये किस में आते हैं? जी स्टैटिस्टिक के फार्मूले में आते हैं। और जब सैंपल के एक्स की वैल्यू लेस हो पॉपुलेशन के मीन से, सैंपल के मीन की वैल्यू लेस हो पॉपुलेशन के मीन से, तब जी स्टैटिस्टिक क्या होती है? नेगेटिव। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो कह रहे हैं कि सारी इसमें से ठीक है, एक जो है वो रॉन्ग है। तो वो रॉन्ग देखते हैं कौन सी है। वो बेल शेप भी होता है। ठीक है, उसकी वर्टिकल लाइन भी ड्रा होती है, और वो कर्व अप्रोचेज एक्स एक्सिस ग्रेजुअली ऑन ईदर साइड्स ऑफ के एक्स एक्सिस भी होते हैं, और एक्स एक्सिस में गैप भी होता है। ठीक है, तो कर्व में और एक्स एक्सिस में गैप होता है। ठीक है, वो बिल्कुल टच नहीं कर रहे होते। तो ये किसकी टाइप्स प्रॉपर्टीज़ हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। जो नहीं है वो है एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक जो है वो स्क्यूनेस होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रैंडम वेरिएबल वुड यू एक्सपेक्ट टू द डिस्क्रीट। ठीक है, वो कहते हैं कि रैंडम वेरिएबल है किस में? डिस्क्रीट में। अब पहले आपको पता होना चाहिए डिस्क्रीट क्या होता है। डिस्क्रीट वैल्यू वो ऑब्जर्वेशन जो ओनली न्यूमेरिकल हो, जिसमें एग्जैक्ट वैल्यू दी हो, पॉइंट्स में कंटिन्यूस आंसर ना हो। ठीक है, एग्जैक्ट एक वैल्यू बताई हो। अब नंबर ऑफ चाइल्ड, नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, ये नंबर ऑफ हॉस्पिटल इन 0.25 पॉइंट्स में तो नहीं ना आ सकता। नंबर ऑफ हॉस्पिटल 10 है, 15 है, 3000 है। तो वो एग्जैक्ट वैल्यू जब दी होती है तो वो डाटा डिस्क्रीट होता है न्यूमेरिक फॉर्म में। ठीक है, तो इनमें सब में देखें कि फर्स्ट एमसीक्यू में वो कहते हैं द वेट ऑफ मैकेनिकली रिपोर्ट एटम्स। ठीक है, अब जो उनका वेट है, वेट किस में होता है? वो कंटिन्यूस में आता है। टाइम्स जो है ये भी इंटरवल में आ जाता है। और नेक्स्ट जो है वो भी डिफरेंस है बिटवीन द सेंटर पॉइंट टू लोअर पॉइंट। तो ये डिफरेंस जो है ये भी पॉइंट्स में आंसर है, तो ये क्या है? कंटिन्यूस में आ जाएगा। ठीक है, रेशियो आ जाएगी। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो यही है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रंस एट द बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू हमने बतानी है, वो डिस्क्रीट में, जिसमें एग्जैक्ट वैल्यू बताई होती है। न्यूमेरिकल फॉर्म में वो डाटा डिस्क्रीट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास, अ रिसर्चर आर इंटरेस्टेड इन मेजरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ पार्टिसिपेंट। ठीक है, रिसर्चर जो है वो क्या करना चाह रहा है? मेजर करना चाह रहा है कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ पार्टिसिपेंट। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स क्या है? कोलेस्ट्रॉल लेवल की वैल्यू अभी हमने देखा कि जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो डिस्क्रीट होती है, और जो कंटिन्यूस वैल्यू होती है, कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन जो होती है वो पॉइंट्स में आंसर होता है। ठीक है, हाइट है, वेट है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल लेवल है, एज है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? कंटिन्यूस वेरिएबल में आती हैं। तो ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट है कि इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग द हाइपोथेसिस विच इज टेंटिवली एज्यूम टू बी ट्रू इज कॉल्ड। वो हाइपोथेसिस जिसको हम एज्यूम करते हैं कि वो क्या हो सकता है? ट्रू हो सकता है, वो क्या होता है? नल हाइपोथेसिस होता है, जिसको हम फिर स्टैटिस्टिकली उसको फाइंडिंग निकाल के उसको हम प्रूव करते हैं कि ये रॉन्ग है या ट्रू है। ठीक है, तो वो होता है नल हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है विद इन द स्टैंडर्ड डेविएशन द मीन पिकअप हाउ मैनी वैल्यूज। जब स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होती है तब मीन की वैल्यू क्या होती है? 68% होती है। और जब स्टैंडर्ड डेविएशन 2% होती है तब मीन की वैल्यू क्या होती है? 95। और जब 3% होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 होती है
तो नॉर्मल जो मीन की वैल्यू है वो कितनी होती है 99%, ठीक है। तो ये आपने थर्ड ईयर में भी इसको पढ़ा होगा, ठीक है। तो इज़ अ वेरिएबल दैट इज़ नॉट द मेन कंसर्न ऑफ स्टडी बट मे बी पार्शली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्जर्व्ड रिजल्ट, ठीक है। मेनली उसका कोई कंसर्न नहीं होता स्टडी में, बट रिस्पॉन्सिबल वो रिजल्ट्स में ज़रूर होता है, ठीक है। तो वो कौन से वेरिएबल्स होते हैं? कंफाउंडिंग वेरिएबल होते हैं, जो स्टडी में उनकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं होती बट वो थ्रू आउट स्टडी रिजल्ट्स वो चलते हैं, ठीक है। इनकी वजह से फिर बाइसनेस आती है, ये इफेक्ट करते हैं स्टडी को। तो ऐसे वेरिएबल को कंफाउंडिंग वेरिएबल्स कहते हैं। फिर दस हीटिंग अ कप ऑफ वाटर अलाउ इट टू डिजोल्व मोर शुगर, ठीक है। डिजोल्व करनी है हमने मोर शुगर एक कप ऑफ वाटर में। द टू वेरिएबल्स, वन इज वाटर टेम्परेचर एंड सेकंड इज अमाउंट ऑफ डिजोल्व शुगर। व्हाट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल? टू वेरिएबल हैं, अब इनमें से बताना डिपेंडेंट कौन सा है। तो देखें, जो टेम्परेचर है, अब टेम्परेचर किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। अब जो डिजोल्व शुगर है ये डिपेंड है, ठीक है। उसकी अमाउंट डिपेंड करती है, जितना टेम्परेचर होगा वो उतनी डिजोल्व होगी, ठीक है। वो उतनी जल्दी और उतनी ज़्यादा डिजोल्व होगी जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा। तो शुगर इसमें क्या है? डिपेंडेंट। डिजोल्व अमाउंट ऑफ शुगर जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। नेक्स्ट है द चेंज दैट अकर इन द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में चेंज आ रहा है, ठीक है। दैट आर डायरेक्टली काज बाय एक्सपेरिमेंटर। एक्सपेरिमेंटर मतलब रिसर्चर के एक्सपेरिमेंट करने से जो चेंज आया है वेरिएबल में, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। नेक्स्ट जो है द वेरिएबल्स मस्ट बी मेजरेबल। जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम मेजरेबल वेरिएबल्स होते हैं, वो कौन से होते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जीरो। का मतलब होता है कि ऑल वैल्यूज आर द सेम, ठीक है। उनके अंदर किसी भी तरह की वेरिएशंस नहीं है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है वो एवरेज फाइंड करना होता है हमने, किसी भी वैल्यू में, किसी भी मेजर्स में एवरेज अमाउंट जो है वो हमने फाइंड करनी होती है, ठीक है। तो जब उनके अंदर कोई एवरेज ही नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। जब स्टैंडर्ड डेविएशन जीरो हो या जब सारी वैल्यूज सेम हो तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है? जीरो होती है। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट ऑब्टेन मीन्स स्कोर ऑफ 70 ऑन एग्जामिनेशन। सेकंड ग्रुप के 30 स्टूडेंट थे, सेम एग्जामिनेशन में उन्होंने 80% स्कोर किया, और अब 50 स्टूडेंट का मीन स्कोर जो है वो कितने परसेंट होगा, ठीक है। तो हमने इसमें इसको सॉल्व कैसे करेंगे? फर्स्ट जो 70 स्टूडेंट हैं इनको 70% जिसका स्कोर है उनको 20 स्टूडेंट से करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। इनके जो आंसर्स आएंगे फर्स्ट ग्रुप के भी सेकंड के भी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके टोटल जो स्कोर है और जो टोटल स्टूडेंट हैं फर्स्ट ग्रुप के और सेकंड ग्रुप के जो टोटल स्टूडेंट हैं उन्होंने जो स्कोर किया है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा, ठीक है। 20 को 70 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1400, ठीक है। और 30 को 80 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 2400। 2400 और 1400 इन दोनों को हम क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे, तो हमारे पास टोटल स्कोर आ जाएगा, ठीक है। टोटल जब स्कोर आएगा उसको फिर हम जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3800, ठीक है। अब मीन क्या होता है कि टोटल वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन को डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे, ठीक है। अब हमने ये स्कोर देख लिया कि टोटल स्कोर कितना है, ठीक है, उसको हमने सम कर लिया। टोटल स्कोर को हमने सम कर लिया कि इतने स्टूडेंट थे, ठीक है। टोटल 50 स्टूडेंट थे, 20 और 30 50 हो गए। अब इनके जो स्कोर थे वो कितना था? 3800, ठीक है। अब हमें मजीद चाहिए 50। इनमें से 50 स्टूडेंट का स्कोर कितने परसेंट होगा, ठीक है, इस टोटल में से। अब ये जो टोटल हमारे पास 3800 आया है, इसको हमने, हमारे पास अब पॉपुलेशन कितनी है? 50%, ठीक है। अब ये जो 50 है हम 3800 को डिवाइड कर देंगे 50 पे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास मीन क्या होता है कि टोटल ऑब्जर्वेशन के सम को डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर पर। तो टोटल नंबर कितने हैं? 50। अब इनके जो स्कोर्स हैं टोटल उन पे हम उसको डिवाइड कर देंगे तो 6%, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ द मीन एंड मीडियन आर इक्वल, यू नो दैट, ठीक है। जब मीन, मीडियन और मोड इक्वल होते हैं ये तीनों, तब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? सिमेट्रिक होती है। नेक्स्ट हमारे पास है द ड्यूरेशन ऑफ हार्ट ऑपरेशन इज अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल विद द मीन 170 मिनट। मीन कितना है हमारे पास? 170 मिनट। इट मीन म्यू है हमारे पास है 170, स्टैंडर्ड डेविएशन है 40, और परसेंटेज हमने देखनी है जब हमारे पास एक्स कितना हो, 142 हो और 149 हो, इन दोनों का हमने डिफरेंस देखना है, ठीक है। तो अब इसी परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे? जी स्टैटिस्टिक के फार्मूले से, ठीक है। तो उसका फार्मूला क्या हमने अभी पीछे भी देखा था, एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है। तो इसके अंदर एक्स क्या है? 142 है और 198 है, ठीक है। 142 पे भी फाइंड करेंगे, 198 पे भी फाइंड करेंगे, ठीक है। और म्यू हमारे पास क्या है? 170 मिनट, ठीक है। मीन ऑफ पॉपुलेशन कितना है? 170 मिनट, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है? 14,
ठीक है, तो अब हम इसको देख लेंगे। 142 को माइनस करेंगे 170 से, डिवाइड कर देंगे 14 पे, तो आंसर आता है -2। और सेकंड पे जब हम इसे करते हैं 198 को माइनस करते हैं 170 से, डिवाइड करते हैं 14 पे, तो आंसर आता है +2। ठीक है, अब -2 और +2 को हम टेबल के अंदर देखेंगे। इसमें -2 में प्रोबेबिलिटी के टेबल में -2 में कितनी वैल्यू है और +2 में, -2 में आती है 0.0228, ठीक है, और प्लस की समथिंग है 0.9772। इन दोनों वैल्यूज़ को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास आता है 0.9545, ठीक है। तो इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 95% निकलेगा। तो आंसर क्या है 95%। जब ऐसे आपसे परसेंटेज पूछी हो स्टैंडर्ड डेविएशन दे के, एक्स की वैल्यू बता के, तब आपने उसको जी स्क्वायर का फार्मूला लगाकर, जी स्टैटिस्टिक का फार्मूला लगाकर उसको परसेंटेज फाइंड कर लेनी है, ठीक है। ईजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देर इज़ अ नो रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर एंड नॉलेज ऑफ सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज अमंग टीनेज, दिस टाइप ऑफ हाइपोथेसिस। तो आप लोगों को पता है कि नल हाइपोथेसिस के अंदर किसी भी तरह का रिलेशन नहीं होता बिटवीन द वेरिएबल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के अंदर जो एरिया होता है नॉर्मल के अंदर, तो वो 1% होता है, ठीक है। उस कर्व के अंडर का जो एरिया उसने कवर किया होता है वो टोटली 1% होता है। नेक्स्ट, नर्सिंग रिसर्च इज अ साइंटिफिक प्रोसेस दैट वैलिडेट भी करता है, जनरेट भी करता है, रिफाइन भी करता है एग्जिस्टिंग नॉलेज को। तो ऑल ऑफ अबाउट दी ऑप्शन इज अ करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सिनोनिम ऑफ कंसेप्ट ऑफ रिसर्च। पहले तो कंसेप्ट ऑफ रिसर्च को देखें। रिसर्च में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन में हमने देखा था कि सिस्टमेटिक प्रोसेस की बात आती है, कि एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी है जो वैलिडेट करती है एग्जिस्टिंग नॉलेज को, ठीक है, और डिवेलप करती है न्यू नॉलेज। तो क्या है, एक सिस्टमेटिक इंक्वायरी है। और नेक्स्ट है इट इज़ अ लॉजिकल प्रोसेस इन विच मल्टीपल प्रेमिसेस आर बिलीवर्ड ट्रू or find true most of time, combined to obtain a specific conclusion and often use application that involve prediction। इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि उसमें मल्टीपल लॉजिक्स होती थी, ठीक है। एक स्मॉल डॉटेड से हमने उसको रिप्रेजेंट किया था कि हमारे पास ये डिफरेंट लॉजिक्स हैं, इनको कंबाइन करके हमने एक थ्योरी को डेवलप किया था, एक स्पेसिफिक कंक्लूजन पे पहुंचे थे इन सारी लॉजिक्स को मिलाने के बाद, कंबाइन करने के बाद। तो जहाँ पे बात आए कि मल्टीपल प्रीमिसेस या मल्टीपल थिंग्स हैं, मल्टीपल टॉपिक्स हैं, तो उनको फिर हम कंबाइन करके जो मेजर कंक्लूजन पे जाते हैं, जिसको जनरलाइज कर सकते हैं, वो क्या होती है, इंडक्टिव रीजनिंग होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इज अ लॉजिकल प्रोसेस इन विच कंक्लूजन इज बेस्ड ऑन coordinates of multiple premises that generally assume to be true, sometime refer to a top down logics। अब टॉप डाउन जो लॉजिक्स होते हैं वो डिटेक्टिव रीजनिंग होती है, जिसके अंदर हम चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं, एक जर्नल से स्पेसिफिक थिंग्स को निकालते हैं, तो वो होती है डिटेक्टिव रीजनिंग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च की इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है, तो क्वालिटेटिव रिसर्च में एनालिसिस ऑफ डाटा इन्वॉल्व इंटरप्रिटेशन, ठीक है। और जो ये बाकी 3 ऑप्शंस हैं ये क्वांटिटेटिव के होते हैं, कि वो हार्ड साइंस होती है, ठीक है, वो कॉज टू इफेक्ट मूव करती है। जब ये क्वालिटेटिव में ऐसा नहीं होता, फिर इट यूज इन टू टेस्ट थ्योरी, वो भी क्वांटिटेटिव रिसर्च में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च इन्वॉल्व द सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल्स। तो वो को रिलेशनल रिसर्च है, जिसमें के अंदर हम रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करते हैं कि एक के इंक्रीज होने से दूसरे पे क्या इफेक्ट हो रहा है। In a systematic study directed toward greater knowledge understanding of the fundamental aspect of phenomena, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट की बात हुई है, ठीक है, और जनरेट करना है नॉलेज को। ये 2 ऑप्शन जो हैं वो आपको क्लू दे रही हैं कि ये क्या है, बेसिक रिसर्च है। एक तो बेसिक रिसर्च का सेकंड नेम क्या है, फंडामेंटल रिसर्च, और फिर नॉलेज जनरेट हो रहा है, इसमें अप्लाई नहीं है, विदाउट स्पेसिफिक अप्लीकेशंस। हम इसमें अप्लाई नहीं करना, उसको टेस्ट नहीं किया, जस्ट जनरेट किया है, तो वो क्या होती है, बेसिक रिसर्च होती है। नेक्स्ट है इट्स रेफर टू साइंटिफिक स्टडी रिसर्च सीक टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। अब ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जहाँ पे सॉल्यूशन है वो क्या है, अप्लाइड रिसर्च है। नेक्स्ट है इट इज़ अ ब्रांच ऑफ पब्लिक हेल्थ रिसर्च विच स्टडी दैट एंड रिजल्ट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ हेल्थ केयर सेटिंग, हेल्थ केयर सिस्टम ऑन द टीम एंड वेलबींग ऑफ द पेशेंट एंड पॉपुलेशन। तो वो आउटकम रिसर्च है, जिसके अंदर एंड पे रिजल्ट आउटकम चेक किए जाते हैं, ठीक है, कि वेलनेस या हमारी जो इफेक्टिव थेरेपी थी उसका इफेक्टिवनेस क्या रहा है, ठीक है। डेटा एनालिसिस आर कंडक्टेड टू रिड्यूस, ऑर्गेनाइज एंड गिव मीनिंग ऑफ डेटा। डेटा एनालिसिस इज यूज टू प्रोड्यूस विच ऑफ फॉलोइंग रिजल्ट्स, ठीक है। डेटा एनालिसिस हम क्यों करते हैं, रिजल्ट्स को फाइंड करने के लिए, इसको ट्यूबुलेशन फॉर्म में बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है एनी वेरिएशन दैट यू आर नॉट इंटेंशनली स्टडिंग इन योर एक्सपेरिमेंट।
आर टेस्ट, ठीक है। कहते हैं ऐसे वेरिएबल्स जो आप अपनी स्टडी में अपनी एक्सपेरिमेंट में स्टडी नहीं करते तो वो एक्सटीनियस वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, जो स्टडी पे इफेक्ट कर रहे होते हैं। एक्सेसिव नॉइस होता है, एक्सेसिव लाइट होती है, ठीक है। ऐसे एक्सटीनियस वेरिएबल इन्वायरमेंट जो स्टडी पे इफेक्ट कर रहा होता है, लेकिन आप उसको स्टडी के अंदर उसको जो है स्टडी नहीं कर रहे होते, अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर उसको स्टडी नहीं कर रहे होते, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ अ क्वांटिटेटिव स्टडी रिजल्ट इज यूजफुल टू डिटरमिन द यूजफुलनेस ऑफ फाइंडिंग आवर प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट है अ सैम्पल शुड बी ड्रॉ फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, तो सैम्पल किससे लिया जाता है, पॉपुलेशन से लिया जाता है। अ डिग्री टू विच रिजल्ट ऑफ द मेजरमेंट कैलकुलेशन स्पेसिफिकेशन कैन बी डिपेंड ऑन टू बी एक्यूरेट, तो वो है रिलायबिलिटी। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की कैलकुलेशन उसकी स्पेसिफिकेशन जो है वो डिपेंड करती है उसकी रिलायबिलिटी पे, ठीक है। जितने परसेंट उसकी रिलायबिलिटी होगी उतने परसेंट इंस्ट्रूमेंट की डिग्री जो है वेरिफिकेशन की इंक्रीज हो जाती है। द क्वालिटी टू बीइंग लॉजिकली आर फ्लैक्चुअली साउंडनेस एंड कंसिस्टेंसी आर रिपीटेबिलिटी टू मेजर, ठीक है। जिनको रिपीट करने से जिस वैल्यूज़ को उनकी कंसिस्टेंसी रिमेन रहती है वो क्या होती है, वैलिडिटी होती है। ये उसकी हमने डेफिनेशन में देखा था। नेक्स्ट है ट्रू एक्सपेरिमेंट आर रिक्वायर्ड टू हैव कॉजेलिटी प्रिडिक्टेड, वन टाइप ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च विच इन्वॉल्व एग्जामिन पास्ट इवेंट ड्रा कंक्लूजन, ठीक है। अब इसमें है कि पास्ट इवेंट को देख के हमने कंक्लूजन देना है, तो वो हिस्टोरिकल रिसर्च होता है। हमने इसकी टाइप्स में पढ़ा था, याद कीजिए। नेक्स्ट है कि द फोकस ऑफ रिसर्च इन what people experience regard the some phenomena of other and how they interpreted those experience। अच्छा, इस क्वेश्चन में वो बात करते हैं कि हमने पीपल्स के परसेप्शंस को, उनके पर्सपेक्टिव्स को, उनके एक्सपीरियंस को अंडरस्टैंड करना है, इंटरप्रेट करना है। तो ऐसा किस में होता है, फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एन इंडक्टिव मेथडोलॉजी एंड क्वालिटेटिव मेथड इन विच साइंटिफिक generation of theory to from scientific research, it a part of the rigorous research procedure leading to emergency of the conceptual category, तो वो आता है ग्राउंडेड थ्योरी में, ठीक है। ये सारी हमने इनकी डेफिनेशंस में, इनकी थ्योरीज की टाइप्स में हमने डिस्कस की थी। अगर आपको याद नहीं है तो आप लेक्चर ले सकते हैं। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ग्लेजर स्ट्रेसर इन 1967 में इन्होंने ग्राउंडेड थ्योरी दी थी, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट अबाउट एन एरिया ऑफ अ कंसर्न, अ कंडीशन टू बी इम्प्रूव, डिफिकल्टी टू बी एलिमिनेटेड आर ट्रबलिंग क्वेश्चन दैट एग्जिस्ट लिटरेचर इन द थ्योरी, प्रैक्टिस टू पॉइंट नीड फॉर मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग। ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक इसमें बताई हुई हैं। A statement that an area of a concern किस में होता है, रिसर्च प्रॉब्लम में, ठीक है। इम्प्रूव करता है किसको, कंडीशन को, ठीक है। जिसके अंदर इम्प्रूव करने की एबिलिटी होती है वो क्या होता है, रिसर्च प्रॉब्लम होता है, तभी तो हम उसको चूज करते हैं अपनी स्टडी के लिए। नेक्स्ट है proposed explanations made on the basis of limited evidence as a starting point for further investigation, तो वो होता है hypothesis, ठीक है। hypothesis क्या है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है जिसको हम टेस्ट करते हैं और रिलेशनशिप को डिफाइन करता है, ठीक है। तो ऐसे एक्सप्लेनेशन मोड जो बेस एविडेंस होती हैं, जो स्टेटमेंट्स होती हैं, वो हाइपोथेसिस होते हैं। द पर्पस स्टेटमेंट इन अ रिसर्च स्टडी शुड नॉट बी डन द फॉलोइंग, वो कहते हैं कि जो पर्पस ऑफ स्टेटमेंट था, ठीक है, इन सब में उसके पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन एक ऑप्शन है जिसमें ये लाई नहीं करता, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है कि रिफ्लेक्ट द बायसेस एंड वैल्यू ऑफ द रिसर्चर। जो पर्पस स्टेटमेंट है वो क्या होता है, स्पेसिफिक गोल ऑफ अ स्टडी होता है, ठीक है। उसके अंदर हम हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हैं, क्वेश्चंस क्या हैं, हाइपोथेसिस क्या है, हमारी स्ट्रेटजी क्या है उसको सॉल्व करने की, ये चीज़ पर्पस ऑफ स्टेटमेंट होती है। स्टेटमेंट के अंदर जब एक रिसर्च की स्टेटमेंट, प्रॉब्लम की स्टेटमेंट होती है, उसके अंदर स्टडी कौन सी है ये भी पता लग रही होती है। उसके अंदर हमारा गोल क्या है, हमने किस चीज़ को डिफाइन करना है, एक्सप्लेन किस चीज़ को करना चाह रहे हैं, ठीक है, डिस्कवर किस चीज़ को करना है, वो भी डिफाइन होती है। तो वो ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है द रिलेशनशिप बिटवीन टू कॉन्सेप्ट्स विच डू नॉट बिलोंग टू सेम हायरार्की स्ट्रक्चर एंड ऑल दे हैव सिमेट्रिक और कॉन्ट्रेक्चुअल सिमिलरिटीज, वो है एसोसिएटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। अगर इनकी डेफिनेशन आपको याद नहीं है तो आप एक दफ़ा लेक्चर जरूर सुन लीजिएगा। इन एन स्टैटिस्टिकल टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफाइड पॉपुलेशन एंड ऑब्जर्व डिफरेंस बिटवीन ड्यू टू सैम्पलिंग एक्सपेरिमेंटल एरर। वो कहते हैं कि जब नो सिग्निफिकेंस बिटवीन स्पेसिफाइड पॉपुलेशन और ऑब्जर्व पॉपुलेशन है, उनके अंदर जब कोई भी डिफरेंस नहीं होता तो वो हाइपोथेसिस कौन सा होता है, नल हाइपोथेसिस होता है, ठीक है। ना उनके दरमियान कोई रिलेशन है, ना ही उनके दरमियान में कोई डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो वो कौन सा हाइपोथेसिस होता है, नल हाइपोथेसिस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट ऑब्स्ट्रैक्ट आइडिया,
तो वो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया क्या है, वो केयरिंग है। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्सेप्ट रेस्टलेसनेस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेशनल स्टेटमेंट। अब रेशनल स्टेटमेंट कहते हैं कि इसमें एक नहीं होता, तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट। मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज इंपॉर्टेंट वे टू असेस द डायबिटिक कंडीशन। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, व्हाट इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ इंटरवेंशन थ्योरी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। इंटरवेंशन थ्योरी की डेफिनेशन क्या है, एनालिसिस ऑफ अ डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम ऑफ इंटरवीनिंग इफेक्टिवली इन अ सिचुएशन इन ऑर्डर टू सिक्योर डिजायर्ड आउटकम्स। 50 MCQs है, द रॉयल नर्सिंग मॉडल फोकस ऑन द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। तो अडोप्टेशन मॉडल में के अंदर रॉयल का जो मॉडल है उसका फोकस किस पे है, अडोप्टेशन के ऊपर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, 50 MCQs हैं। वैसे टोटल जो MCQs हमारे पास हैं वो 300 हैं, तो 50-50 रोज़ के लेक्चर में हम इसको डेली डिस्कस कर लिया करेंगे। ठीक है, इसी को देखिएगा, याद कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।